सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त सचिन शर्मा और एग्ज़ाम प्लेस पर आप सभी दोस्तों का बहुत स्वागत करता हूं। डेली करंट अफेयर्स की हमारी सीरीज़ में आज हम 14 सितंबर 2020 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ये क्वेश्चंस बैंक, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी एग्ज़ाम, ग्रुप डी, व्यापम, स्टेट पीएससी जैसे एग्ज़ाम्स में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, ऑल एग्जाम प्लेस आपके लिए लाया है एमपी पुलिस का कोर्स। आपके जैसे बहुत सारे छात्र हमारा ये कोर्स ज्वाइन कर चुके हैं। तो दोस्तों देर किस बात की है, अभी नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल या एसएमएस करके अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और अपनी एमपी पुलिस की तैयारी को और बेहतर बनाएं। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं अपना आज का लेसन। वीडियो के एंड में मैं आपसे एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आज का पहला प्रश्न है हमारा, मूडीज ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है। दोस्तों रिसेंटली रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने वित्त वर्ष 2020-21 में कोरोना वायरस महामारी के कारण भारत की जीडीपी दर जो है ये -11.5% रहने का अनुमान लगाया है, मतलब -11.5% रहने का अनुमान लगाया है। हालांकि इसके द्वारा ये भी कहा गया है कि वित्त वर्ष 2022 में भारत की जो जीडीपी है ये 10.6% की दर से जो है बढ़ने वाली है। दुनिया की मेजर बहुत सारी इकोनॉमीज़ दोस्तों जो हैं ये कोरोना वायरस महामारी की वजह से जो है ये चौपट हो गई हैं। ख़ास तौर पे जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, वर्ल्ड वाइड जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो भी कोरोना वायरस महामारी की वजह से जो है बहुत ज़्यादा घाटे में चला गया है। इसी वजह से दुनिया की जो मेजर इकोनॉमीज़ हैं ये जो हैं ये माइनस में इनकी जीडीपी चली गई है। इसके पहले दोस्तों कुछ दिन पहले मूडीज़ के पहले जो है क्रिसिल ने भी भारत की जीडीपी को लेकर कुछ आंकड़े जारी किए थे, जिसमें क्रिसिल ने कहा था कि वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी जो है ये -9% रहने वाली है और 2022 में जो है 2022 में जो है ये 10% की दर से वृद्धि भी करेगी, मतलब बढ़ेगी। तो जितनी भी रेटिंग एजेंसीज़ हैं जो भी, देखिए ये सिर्फ इंडिया की रेटिंग नहीं निकालती ये एजेंसीज़, वर्ल्ड वाइड जो कंट्री हैं उन सभी की रेटिंग निकालती हैं। क्योंकि हम भारत के निवासी हैं तो हम अपने देश की जो इन्होंने आंकड़े जारी किए हैं उनको पढ़ते हैं। तो बहुत सारे आंकड़े जो हैं बहुत सारी रेटिंग एजेंसीज़ होती हैं उनके द्वारा दिए जाते हैं। मूडीज़, क्रिसिल कुछ ऐसी एजेंसियाँ हैं जो कि वैश्विक स्तर पर विश्वसनीय एजेंसियां हैं, इसलिए जो है इनकी जो रेटिंग होती है वो हमारी परीक्षाओं में पूछ ली जाती है। प्रश्न में पूछा है हमारे कि मूडीज़ ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है या अनुमान जताया है। तो इसका सही उत्तर है सी, -11.5%। अगला प्रश्न है हमारा कि एरो इंडिया 21 कार्यक्रम का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। दोस्तों फरवरी 2021 में एरो इंडिया 21 के 13वें संस्करण का आयोजन जो है ये बेंगलुरु के वायुसेना स्टेशन यलहंका में आयोजित किया जाएगा। एरो इंडिया जो है दोस्तों ये एशिया कॉन्टिनेंट का, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा एयर शो है जिसमें विमानों की प्रदर्शनी भी लगाई जाती है। दोस्तों बहुत सारे दुनिया भर के विमान जो हैं ये यहाँ पर आते हैं और इनके जो फीचर्स होते हैं ये अपना प्रदर्शन यहाँ पर दिखाते हैं। तो वैश्विक स्तर पर हमारे देश में जो है वर्ष 1996 से ये एरोस्पेस जो कार्यक्रम है या एरो इंडिया शो जो है ये आयोजित किया जा रहा है। और इसे जो है देखने के लिए आप aeroindia.gov.in वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं और इस शो को देख सकते हैं। हालांकि अभी तो ये 2021 में आयोजित किए जाएंगे लेकिन अभी घोषणा करी गई है इसलिए ये चर्चा में आया है। फिर से जो है ये चर्चा में आएगा कब, जब ये कार्यक्रम आयोजित हो जाएगा। तो हमारा जो प्रश्न 2 है कि एरो इंडिया 21 कार्यक्रम का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। तो ये किया जाएगा ए, बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है हमारा कि विश्व प्राथमिक उपचार दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों विश्व प्राथमिक उपचार दिवस या वर्ल्ड फर्स्ट एड डे हर साल सितंबर मंथ के दूसरे शनिवार को दुनिया भर में प्राथमिक चिकित्सा के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस बार 2020 में वर्ल्ड फर्स्ट एड डे यानी कि विश्व प्राथमिक उपचार दिवस जो है ये 12 सितंबर को मनाया गया है
और इस दिन को मनाने की शुरुआत सन 2000 से हुई थी। दोस्तों, फर्स्ट एड यानी जो प्राथमिक चिकित्सा होती है, इसके बारे में लोगों को जागरूक करना एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है जो कि वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है, क्योंकि प्राथमिक चिकित्सा जो होती है, अगर किसी पीड़ित व्यक्ति को प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध करा दी जाए तो उसके बचने के चांसेस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो प्राथमिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए लोगों में जन जागरूकता को फैलाने के उद्देश्य से जो है ये दिवस जो है वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। अपने अन्य ऑप्शन की बात करें दोस्तों, तो 10 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। 9 सितंबर को इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक। ये याद रखिएगा क्योंकि 2020 से ही ये मनाना शुरू किया गया है। और 8 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। तो ये आप इन डेज का रिवीजन भी हमने कर लिया। प्रश्न में हमारे पूछा है कि विश्व प्राथमिक उपचार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 12 सितंबर को। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत कितने घरों का उद्घाटन किया गया है। तो दोस्तों, रिसेंटली 12 सितंबर 2020 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश में 1,75,000 घरों का जो है ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया है। और प्रधानमंत्री ने प्रदेश के लोगों को नए घरों में प्रवेश के लिए शुभकामनाएं दी, साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है इन लाभार्थियों से बातचीत भी की है। प्रधानमंत्री आवास योजना दोस्तों दो प्रकार की है, एक है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और दूसरी है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। आज जो है हम बात करेंगे ग्रामीण की, क्योंकि ये जो 1.75 लाख ग्राम घर बनाए गए हैं ये ग्रामीण योजना के तहत ही बनाए गए हैं, तो हम ग्रामीण योजना की चर्चा करेंगे। वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना जो है ग्रामीण, इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों। देश भर में अब तक 1.14 करोड़ आवास जो हैं इस योजना के तहत बनाए जा चुके हैं ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे यहाँ। और पहले जो है अगर प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें हम, तो इससे पहले इंदिरा आवास योजना के नाम से जाना जाता था। जब हमारे केंद्र में सत्ता परिवर्तन हुआ, इसके बाद जो है इस योजना का नाम भी परिवर्तित कर दिया गया और इसका नाम जो है प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 2022 तक ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीणों को पक्का घर उपलब्ध कराने की सरकार की योजना है। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, सरकार ने इसमें 2 करोड़ घर बनाने का जो टारगेट है ये रखा हुआ है। हमारे देश के ग्रामीण जो दोस्तों वर्तमान में जर्जर और कच्चे मकानों में रह रहे हैं, इन्हें जो है सरकार के द्वारा 100% अनुदान राशि के रूप में 1,20,000 रुपये जो है ग्रामीण परिवार को दिए जाते हैं, जिसका 60% हिस्सा जो है ये केंद्र सरकार वहन करती है और 40% हिस्सा जो होता है ये राज्य सरकारें वहन करती हैं। इसके अलावा ऐसे भी लोग होते हैं जो अपना घर बनाना चाहते हैं और उनको जो है लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं हो पा रही है, तो इसके तहत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लोन के लिए भी लोग आवेदन कर सकते हैं, जिसके तहत 6 लाख रुपए तक का सालाना लोन जो है वो ले सकते हैं 6.5% की ब्याज दर पर। तो ये होती है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। शहरी जो योजना है इसके बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे, नहीं तो हमारा ये वीडियो जो है ये काफ़ी लंबा हो जाएगा दोस्तों। लौटते हैं प्रश्न पर। प्रश्न में पूछा है कि मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत कितने घरों का उद्घाटन किया गया है, तो ये किया गया है डी 1.75 लाख। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में यूनिसेफ ने बच्चों के अधिकार अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के लिए जो है किसे सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में चुना है। तो दोस्तों रिसेंटली यूनिसेफ इंडिया ने बच्चों के अधिकार अभियान जिसका नाम है फॉर एवरी चाइल्ड, इसके लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में आयुष्मान खुराना जी को चुना है। आप सभी जानते हैं ये एक अभिनेता हैं। आयुष्मान खुराना जो है बच्चों के खिलाफ हिंसा को ख़त्म करने की दिशा में जो है यूनिसेफ का आप समर्थन करेंगे। अगर आपको याद हो तो कुछ दिन पहले जो है आयुष्मान खुराना को बजाज आलियांज जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है भारत की प्राइवेट सेक्टर की, इसके द्वारा जो है आयुष्मान खुराना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। तो इस बार ये 2 बार चर्चा में आ गए हैं हाल ही में। यूनिसेफ एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी बात करें तो इसका पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशन
इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड या नॉर्मल रूप से इसे यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है ये आपको न्यूयॉर्क सिटी में मिलेगा। न्यूयॉर्क सिटी मतलब यूएसए में मिलेगा। तो हमारा जो प्रश्न है कि यूनिसेफ ने बच्चों के अधिकार अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के लिए किससे सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में चुना है, तो ये चुना है बी आयुष्मान खुराना को। अगला प्रश्न है हमारा, इजराइल के साथ अपने संबंध सामान्य करने वाला नवीनतम अरब देश कौन सा बन गया है। दोस्तों रिसेंटली बहरीन जो है इजराइल के साथ अपने संबंधों को सामान्य करने के लिए सहमत हो गया है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जो इनका प्रशासन है इनके प्रयासों के चलते ही जो है ये मेजर डेवलपमेंट देखने को मिली है। दोस्तों आपको अगर याद हो तो पिछले महीने यूएई जो है ये इजराइल के साथ अपने राजनयिक संबंध इसने स्थापित किए थे और ऐसा करने वाला ये पहला अरब देश बन गया था। दुनिया में दोस्तों बहुत से ऐसे देश हैं जो इजराइल को एज ए कंट्री जो है रिकॉग्नाइज़ नहीं करते हैं, मतलब उसे एक कंट्री का दर्जा नहीं देते हैं, उसे एक कंट्री ही नहीं मानते हैं। लेकिन अब जो है धीरे धीरे ये देश जो हैं ये उसे मान्यता दे रहे हैं इजराइल को, उसके साथ में राजनयिक संबंध स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही सराहनीय कदम है। क्योंकि आगे बढ़ने के लिए जो है दुनिया में आगे बढ़ने के लिए जो ये विभिन्न देश हैं इनको कहीं ना कहीं से, चाहे वो सैनिक स्तर पर मदद हो चाहे वो राजनयिक स्तर पर मदद हो, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे की ज़रूरत जो है इन देशों को पड़ती है और इसी के चलते जो है ये मेजर डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिल रही हैं। तो हमारा जो प्रश्न है कि इजराइल के साथ अपने संबंध सामान्य करने वाला नवीनतम अरब देश कौन सा है, तो ये है ए बहरीन। लास्ट वीडियो में दोस्तों मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि दक्षिण भारत की पहली किसान रेल जो है ये किन दो शहरों के मध्य चलाई जा रही है। तो दोस्तों अनंतपुर से आदर्श नगर के बीच में जो है हमारे देश की या दूसरी और दक्षिण भारत की पहली किसान रेल चलाई जा रही है। पहली किसान रेल की बात करें दोस्तों तो ये महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक जो है ये ट्रेन चलाई जा रही है। हफ्ते में 2 दिन ये ट्रेन चलाई जाती है। तो जो हमारा प्रश्न था जो मैंने आपसे लास्ट वीडियो में पूछा था कि दक्षिण भारत की पहली किसान रेल जो है ये किन 2 शहरों के मध्य चलाई जा रही है, तो ये चलाई जा रही है अनंतपुर से आदर्श नगर। आपके लिए आज का क्वेश्चन है कि जो हुबली रेलवे स्टेशन है इसका परिवर्तित नाम क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको कमेंट सेक्शन में देना है। यहीं पर समाप्त होता है हमारा आज का लेसन। उम्मीद करता हूँ आपको करंट अफेयर्स की हमारी ये सीरीज़ काफ़ी पसंद आ रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और अगर आपने हमारे इस चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो आप सभी छात्रों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।